क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्सरसाइजेस। यह क्या है? ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी। ओवन में भी रियोस्टेट होता है, हम उससे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर रियोस्टेट चेंज करते हैं तो कनेक्शन में क्या हो रहा दिया गया है, उस प्लेट के पास 2 रेजिस्टर्स हैं, जिसमें हर एक का रेजिस्टेंस 24 ओम है। तो जब हम किसी ओवन में रियोस्टेट को इधर उधर करते हैं, ठीक है, नॉब को रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर नॉब होती है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके 3 अलग अलग पोजीशंस हैं। नाउ 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ये ए कॉइल है, दिस इज बी, which may be used separately in series or in parallel. So किसी एक पोजीशन में may be used separately। अगर मान लीजिए हमने इसको किसी एक पोजीशन में रखा, इस पोजीशन में इस नॉब को, तो ये इसका मतलब है सेपरेटली। फिर हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पर भी जहाँ ले जाएंगे। अभी ये सेपरेटली वाली पोजीशन है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली यूज करूँ और इसको 220 वोल्ट की लाइन वोल्टेज से सीधा कनेक्ट कर दूं, तो ऐसी स्थिति में कितनी करंट ये ड्रॉ करेगा? तीनों बार में ओम्स लॉ लगाना। तो पहले बार में सेपरेटली अगर किया जा रहा है तो V इज इक्वल्स टू IR, दैट इज ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल्स टू IR 220, इट इज इक्वल्स टू I इंटू 24, तो I कितना हो जाएगा? दैट इज 110। 4 से दोनों को कट करो, यहाँ 6 आएगा, 4 6 या 24, 4 5 या 20, 4 5 या 20, 6 से कट करो तो 9 6 9 जा, और फिर 10 बचेगा, तो दैट मीन 6 1 जा 6, 9.16 इतना आ जाएगा। तो पहले केस में अगर ये सेपरेटली यूज किया जाए तो ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा? 9.16 एम्पियर। अब केस 2 देखो, may be used separately in series, used in series। अगर मान लो मैंने नॉब को यहाँ से हटा दिया और अब यहाँ कर दिया, तो ये दूसरी पोजीशन में यूज्ड इन सीरीज है। ऐसा करने से ये दोनों टैप हो जाते हैं और इन सीरीज ये करंट ड्रॉ करेंगे। ये 24 ओम है, ये भी 24 ओम है। सो इस केस में RS कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, दैट इज 24, और प्लस 24 दैट इज 48 ओम। तो RS हो जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल्स टू IRS। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अगर दोनों रजिस्टर्स सीरीज में है? तो 48 हो जाएगा। इसी को यहाँ रखो और करंट का पता लगाओ, तो क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट लाइन है, I का पता नहीं, RS की जगह 48 रखिए, तो 48 रखने से क्या होगा? That is I is equals to 220 by 48, 4 से कट करो तो ये 55, और दिस इज इक्वल्स टू 12। 12 से इसको कट करिए, 12 4 जा 48, तो 7 बचेगा। नाउ 12 से इसको कट कर देते हैं, 55। नाउ now 4.58 एम्पियर। ये सेकंड केस है, इतनी करंट ड्रॉ होगी। अब थर्ड केस में हमने नॉब को थर्ड पोजीशन में रख दिया, अब सी पे रख दिया। ऐसा करने से अब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, दैट इज यूज्ड इन पैरेलल। तो यूज्ड इन पैरेलल में ये दोनों ही रजिस्टर
पैरेलल में कनेक्ट हो गए उसी लाइन वोल्टेज से। दिस इज 220 वोल्ट, दिस इज 24 ohm, this is 24 ohm. So what will be the current in third case? So 1 by Rp, it is 1 by R1 plus 1 by R2. So this is 1 by 24 plus 1 by 24, तो 24 इसमें LCM हो गया, 1 plus 1, RP कितना आ जाएगा, 1 by RP is 2 by 24. So RP is equals to 12 ohm using Ohm's law. So IRP, Ohm's law का यूज करने पर ये 220 है, दिस इज I जिसको पता लगाना है, तो I का हमको पता लगाना है, और R कितना आ गया है 12. So 220 by 12, 110, 4 से फिर कट जाएगा, 55 by 3, अब 3 से इसको कट करो, 3 1 is 3, जस्ट उसका डबल आ जाएगा, ये इसका आधा आया है और ये उसका डबल आएगा, तो 3 1 is 3, 3 8 या 24, फिर 10 बचेगा, तो 3 फिर से 3, तो नाउ द करंट विल बी 18.33 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखें, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. 6 volt बैटरी इन सीरीज। 14 क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा, ये पुरानी नहीं कोई सारे पूरा चेक होगा। सो दैट इज 2 ohm resistors है 6 volt बैटरी के साथ इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm। पहला केस 1 ohm और 2 ohm को मैंने 6 volt बैटरी के साथ सीरीज में रखा है, ऐसा, ये पहला केस है, 1 ohm और 2 ohm, दिस इज 6 volt। तो कह रहा है कि ऐसे केस में 2 ohm पर कितनी पावर डिसिपेट होगी ये बताना है। और दूसरा केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि 1 ohm और 2 ohm का ही रजिस्टर रख, 4 वोल्ट की बैटरी लो। अब अगले बार में 4 वोल्ट की बैटरी लो और रजिस्टर भी ज्यादा लो, 12 ohm 2 ohm लिया, रजिस्टर ज्यादा लिया और बैटरी छोटी, तो कह रहा है अब इस पर पावर निकाल। पहले में हमने रजिस्टेंस कम लिया था और बैटरी बड़ी, तब पावर निकलवा रहा है, और इस कह रहा है इससे जरा कंपेयर तो करो कि पैरेलल कनेक्शन ज्यादा मेरिटोरियस है कि सीरीज कनेक्शन, पावर किसमें ज्यादा आती। बैटरी छोटी ले ली और जो रजिस्टर साथ में लगाया वो भी बड़ा लगाया, तो कह रहा है अब जरा पावर का पता लगाओ। यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी ली है, तो पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में करंट का पता लगाइए, यही है केस 1। तो केस 1 में RS कितना होगा, R1 प्लस R2, दैट इज 1 प्लस 2, तो 3 ohm हो गया। अब ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल्स टू IRS, इससे I पता चल जाएगा, जैसे इसमें किया था, एक इसमें रेजिस्टेंस निकाला था पहला केस, ऐसे यहाँ पर भी कर दिया। अब देखो V6 था, I का पता नहीं, ये 3 है, तो I कितना आ जाएगा बताओ, 2 एम्पियर आ गया। अगर I इसमें 2 एम्पियर आ गया है, तो 2 एम्पियर यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सब जगह जाएगा, करंट तो वही रहेगी ना, तो इस पर भी I कितना रहेगा बताओ, 2 एम्पियर। तो इस वाले पर पावर जरा पता करो, तो क्या पावर की वैल्यू I स्क्वायर R होती है, पावर की क्या वैल्यू होती है I स्क्वायर, क्योंकि I तो सब में सेम ही है। सो दैट इज पावर एट कहाँ पर 2 ohm, इट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। I स्क्वायर तो पता चल चुका है, I 2 है, और R की क्या वैल्यू है यहाँ से पता करो 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 8 वॉट। इस पर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, बोलो। पावर का वो P इक्वल्स टू VI वाला क्यों नहीं लगा सकते? V वोल्टेज, फिर दोनों में वोल्टेज अलग अलग है, इसमें लॉ ऑफ पोटेंशियल में
जो 6 है तो अगर तुम दुकान में निकलोगे तो थोड़ा थोड़ा खर्च करोगे, कैसा दोनों पे 6 का ही ड्रॉप करोगे क्या? नहीं ना, तो इस पे ड्रॉप 6 का नहीं है। हो सकता है इस पे 4 का ड्रॉप हो, उस पे 2 का, वो तुम सीधा निकाल सकते हो। देखो वी आई करो तो 4 वोल्ट का ड्रॉप है, पहले वी निकाल लेना तब वो फार्मूला लगा लेना। अब इसमें आई का सीधे ही लगाया जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। वी अलग अलग होता है। इसमें देखो सेकंड केस में, देखिए सेकंड केस में जैसा सुनील बता रहे हैं वैसा कर लेते हैं। 4 वोल्ट है तो इसमें भी 4 वोल्ट और इसमें भी 4 वोल्ट, क्योंकि इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच आर्म इज सेम एज सेल पोटेंशियल। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है बोलो? इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज ड्रॉप at each arm is same as cell potential। जो सेल पोटेंशियल होगा उसी की तरह होगा। तो इसलिए इस वाली आर्म पर जबकि V और R दिया गया है तो हम P निकाल लें। P का क्या फार्मूला होता है? दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो V कितना है? 4 वोल्ट और R कितना है? दैट इज 16/2। तो हमने देखा कि इसमें भी 8 वॉट है, तो इसमें छोटी बैटरी लगाने पर भी छोटा सेल लगाने पर भी हमें 8 वॉट मिल गया, जबकि इसमें बड़ा सेल लगाने पर भी हमें 8 वॉट मिला। इससे पता चलता है कि पैरेलल कनेक्शन मेरिटोरियस है। थर्ड लाइन, इन ईच आर्म, हर ब्रांच में या आर्म में वही करंट होगी। अगला देखें, बोलो सर। वो आपने वहाँ पे बैटरी दे दिया क्वेश्चन में, आपने सेल बनाया वो ठीक है? बैटरी दिया, यस बैटरी बना, यस सर। 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी तो 2 या 3 बना दो, 2 बना दो। नेक्स्ट देखिए, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other rated 60 watt at 220 volt। 2 लैंप लिए हैं, दोनों अलग अलग ज्योति तीव्रता के हैं, दोनों की ब्रिलियंसी अलग अलग है। अब जरा देखें, दोनों के केस में पावर पूछ रहा होगा, पावर का फार्मूला लगा लिया जाए। करंट। अच्छा करंट पूछा है। 15th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पहला वाला फर्स्ट लैंप, इस केस में पावर 100 वॉट है और V इज 220 वोल्ट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक मेंस सप्लाई है तभी तो 220 वोल्ट है। व्हाट इज करंट ड्रॉन? सो P इज इक्वल्स टू VI, 100 is equals to 220 into I. So I is equals to 100 by 220. So that is 5 by 11. 5 by 11, 11 से करो इसको. That is 11, 4 जा 44. 11, 5 जा 55. That is 4 आ जाएगा. So it is 0.454 एम्पियर। ये तो पहला केस हुआ। केस 2 सेकंड लैंप, अगर सेकंड लैंप है जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। इस पहले वाले की पावर ज़्यादा है तो इसने ज़्यादा करंट ड्रॉ किया। जरा दूसरे वाले को देखो, अब एक छोटा बल्ब लगाओ जो सिर्फ 60 वॉट का ही है, वोल्टेज कम तो फिर वो ज़्यादा चमकेगा नहीं, ज़्यादा ब्रिलियंसी नहीं होगी, वोल्टेज तो वही है। तो देखिए ऐसा होता है कि पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तभी तो ज़्यादा पावर देगा, R तो बदलता नहीं है। अगर ऐसा भी ना करना चाहो तो ये देख लो, पावर
आई के टर्म्स में ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, इससे भी पता चलता है V तो सबके लिए सेम है। तो बोलो पावर कैसे ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा उसी की तो पावर ज़्यादा होगी। ज़्यादा करंट तो तभी ड्रॉ करेगा जब उसका रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर उसकी ब्रांच में कोई जाएगा क्या, कम वाले में ही ज़्यादा करंट जाएगी, है ना, ये बात रहती है। तो अब इससे इसमें भी आप फार्मूला लगा दो, P इज इक्वल टू वी आई, दैट इज 60 इज 220 इंटू आई। तो आई कितना हो गया 60/220, दैट इज 3/11। 11 से इसको करो, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, फिर 30 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 0.272 2720। So the current drawn by the second lamp will be lesser क्योंकि उसकी पावर lesser है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वो which uses more energy। तो पहला टीवी बताया है फॉर टीवी, और दूसरा टोस्टर बताया है। टीवी हमेशा कम एनर्जी लेगा, टोस्टर में ज़्यादा एनर्जी लगती है। उसकी पावर कितनी दी है 250 वॉट, और उसका रनिंग टाइम कितना दिया है 1 आवर, और इतना दिया गया है। तो क्या आपको मालूम है कि एनर्जी जो होती है वो P इंटू टी होती है, पावर इंटू टाइम, ये बात हमें मालूम है कि नहीं। पावर इज H/T या W/T, H और W एक ही चीज होती है हीटिंग डिवाइस के लिए। तो पावर भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन इसको आप किलोवाट में बदल लें तभी यूनिट पता चलेगी। तो 250 वाट में इंद्रजीत कितने किलोवाट होते हैं, 0.25 सही है 0.25 किलोवाट, 1000 से डिवाइड कर दिया, so that is 0.25, और टाइम कितना है 1 आवर, तो ये किलोवाट हो गया, और रनिंग टाइम 1 आवर, तो 0.25 किलोवाट आवर, सही है। ये 0.25 यूनिट्स हो गया, 0.25 यूनिट्स। सर 15 क्वेश्चन दोनों की ऐड करना है, सर पीछे आंसर करंट होकर कनेक्टेड व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, ये बात सही है। व्हाट करंट बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये क्वेश्चन हमने आधा किया। इसमें क्या है 2 डिवाइस है, एक की पावर कितनी है 100 वॉट और दूसरी की कितनी है 60 वॉट। तो ये पूछा गया है कि इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फर्दर दीज आर कनेक्टेड टू मींस व्हाट इज द कंबाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम देम। तो इसमें I1 लिख लो, इसमें क्या लिख लो, अब इसमें मैं I1 लिख देता हूँ, P1 I1, तो ये I1 आ गया। अब इसको लिख लें P2 I2, तो P2 V तो सेम है ना, तो I2 कितना आ जाएगा, तो I1 I2 आ गए। अब वो क्या है P1 हो गया, हाँ। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाए बोलो, I1 और I2 आ गए। तो टोटल करंट यानी सर्किट करंट क्या होगी, सम ऑफ ब्रांच करंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज सर्किट करंट, इट इज सम ऑफ ब्रांच करंट। दैट इज I1 प्लस I2। तो 5/11 है 3/11, उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ये करना ज्यादा ठीक रहेगा। 5/11 प्लस ये 8/11 आ गया। अब 8/11 का करो, क्योंकि उसमें दोनों में थोड़ा ना थोड़ा एब्रेशन होगा। 0.7 कितना आएगा 73, कितना लिख लो, इनसे ना है 0.7, थोड़ा देख लें 4545 और 0.2727 5 होगा, तो ये 6 आ गया 0.7, ये जा रही वही चीज होगी, सही। यहाँ पर भी 7272 ही आएगा, 72, और ये भी 7 ही तो है, 7 वही चीज आएगा।
अब देखो, ये तो हमने पता कर लिया टीवी के लिए कि टीवी में कितनी एनर्जी लेगा, 0.25 किलोवाट आवर। अब दूसरा टोस्टर है, तो टोस्टर में कितना लेगा, और टोस्टर में देखिए, टोस्टर 1200 वॉट टोस्टर है, और इन 10 मिनट 1200 वॉट 1.2 किलोवाट, और टाइम 10 मिनट है, मिनट नहीं चलेगा, तो मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर लिखिए 1 आवर और नीचे 60 मिनट, मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कटा, तो दैट इज 1/6 आवर। तो H क्या होता है, P इंटू टी। H ना लिखे, हीट की जरूरत नहीं, क्योंकि टीवी हीट तो दे नहीं रही है। आप यहाँ लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, टीवी कोई हीटिंग डिवाइस नहीं है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लिखो। टोस्टर में तो हीट ही जनरेट हो रही है। कर सकते हैं, लेकिन अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक ही फिजिकल यूनिट लिखी जाए तो ही ठीक रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कितना हो जाएगा, P कितना है 1.2 किलोवाट, और टाइम कितना है 1/6 आवर। 6 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.2 किलोवाट आवर। तो इससे पता चलता है कि वो 10 मिनट चला तो भी लगभग 1 घंटा चली हुई इसके लिए। ये अभी वाली टीवी नहीं, बहुत पहले जो पिक्चर ट्यूब वाली नहीं आती थी जो बहुत बढ़िया, उसमें ज़्यादा लगती थी, अब वाली तो थोड़े में ही चल जाती। सो विच यूजेस मोर एनर्जी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि टीवी यूजेस मोर एनर्जी। सो केस 1 यूजेस मोर एनर्जी, वो ज़्यादा चली है इसलिए ऐसा हो रहा है। टीवी ज़्यादा एनर्जी लेती नहीं है, लेकिन चली ज़्यादा है तो लेगी ज़्यादा। अदरवाइज पावर के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर ज़्यादा ले रहा है। 17 क्वेश्चन देखें। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको आपको खुद तैयार करना है, सही है, क्योंकि आपके 10 में 2 ही सवाल ठीक हुए हैं, 53 मार्क्स है 100 में, इसके 97 है, इतना अंतर कैसे आया। तो थोड़ा प्रैक्टिस घर में भी करो ना, हमारे ऊपर मत छोड़ो कि हम कई बार कराएं, एक बार यहाँ पढ़ा दिया तो घर में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे, लेकिन अब जब इतने जल्दी चैप्टर स्कूल में चल रहा है, हमारे पास कहाँ समय प्रैक्टिस कराएं, है ना। प्रैक्टिस खुद करो, संडे टेस्ट में एग्जीक्यूट करो, यही तरीका होता है। आप अपना काम करें, हम अपना करें, अपना भी मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो हम कहाँ कर पाएंगे। फिर हमें उसी की टेंशन रहेगी कि देखो पलक को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसे तैयार करना, तो मैं उसकी टेंशन करूँगा तो फिर साइंस में नहीं बढ़ पाऊँगा। 2 टेंशन में कैसे दे सकता हूँ। अपना काम तुम करो, ना आए तो पूछो, 8 बजे के बाद तो हम यहीं ही हैं, बार बार पूछो, मना थोड़ी कहिया जाए। ये चलो 17th क्वेश्चन। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Resistance कितना दिया है 8 ohm, 15 एम्पियर की करंट है, और 2 आवर्स के लिए चला, तो टाइम ऑफ रनिंग टाइम कितना है 2 आवर्स कितना, वो जैसा भी होगा, नई पुरानी बुक में कुछ जो होगा तो मैं देख लूंगा, अलग अलग बुक में अलग अलग होगा।
हाँ दो है ना, मैं दोनों करा दूंगा 44 ओम और 5 हाँ? कोई बात नहीं, दोनों कराएंगे, ये भी कर तो वही कर। दो आंसर अलग अलग है, दोनों का करा दूंगा, वैल्यू बदली है बस। चलो अब देखो इलेक्ट्रिक हीटर दिया है, रेट एट विच, तो बोलो हीट, रेट ऑफ हीट डेसिपेशन को क्या कहते हैं, बोलो रेट ऑफ हीट डेसिपेशन क्या होता है? इट इज कॉल्ड पावर, इसको क्या कहते हैं? और पावर का क्या फॉर्मूला होता है? डिसिपेशन का आई स्क्वायर आर। इसमें टी का कोई काम ही नहीं है। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? हाँ? डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? कितनी ऊर्जा का कितना विकिरण हो रहा है, हवा में कितनी ऊर्जा रेडिएट हो रही है। डेसिपेशन का मतलब रेडिएशन, कितनी निकल रही है। अब देखो 15 स्क्वायर इंटू 8 कितना हुआ? 225 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया? 1800 वॉट या 1.8 किलोवाट। और दूसरा केस देख लो, सिमिलर क्वेश्चन जो न्यू बुक में है, न्यू बुक में आर की वैल्यू 44 एम्पियर है और आई 5 एम्पियर है और 44 ओम है, यही है। तो इसमें टी का कोई खास मतलब नहीं है, टी को जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो पावर, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन क्या है? हीट डिसिपेशन it is equals to power, it is equals to I square R। तो 44 का स्क्वायर आप लोग करें 1746 जो भी होता हो इंटू 5। सचिन करके बताओ। नो I स्क्वायर R, I 5 स्क्वायर इंटू 44, तो कितना हो जाएगा? 25 और इंटू 44, ये कितना हो जाएगा? कितना? 1100 ना, 1100 वॉट्स, सो 1.1 किलो वॉट। अगला सवाल देखें। पीछे आंसर 18 में पीछे आंसर 120 वोल्ट क्या? पीछे से 120 वोल्ट कौन से वाले? 17 में कुछ भी करने से क्या दिया? सर हमारे में तो 1100 वोल्ट। यही है, दोनों का पैटर्न ही है। जो आने वाले में क्या आंसर गलती है वो गलत है। देखो इसमें सही आ रहा है और उसमें, जबकि एक ही तरीके से किए दोनों सवाल, वो गलत ही है। अभी आप नेट में जाके देख लेना, करना यही है सब बुक में, सब में, रिप्रेशनल में भी सब में यही है। सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? निकलना, जैसे अगर बल्ब जल रहा है उससे हीट निकल रही है, या टोस्टर से हवा को गर्म कर रही है, रेडिएशन, विकिरण। जैसे सन है ना, वो डिसिपेट करता है हीट। अगला सवाल देखिए, 18 क्वेश्चन नाउ। चलो why is the tungsten wire almost used exclusively in heating device? तो tungsten wire क्यों यूज किया जाता है as tungsten wire has high melting point, that is 3750 degrees Celsius. So it works well at elevated temperature without getting fused. Moreover, it has high ductility. सर एलिवेटर High temperature, elevation. जो आपको एलिवेट कर दे, एलिवेटर होता है कि नहीं मॉल में, वो क्या करता है, ऊपर ले जाता है। अगला देखें, Why are the conductors of electric heating device made of alloy? ये तो बी हो चुका है।
कि एलॉय से क्यों बने हुए होते हैं हीटर और ब्रेड टोस्टर्स? व्हाई इज द सीरीज कनेक्शन नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस? नाउ सीरीज connection is not used for domestic purpose. As in this case, no switching, no separate switching options available. Appliance does not work at their full efficiency. क्योंकि 220 वोल्ट सबको सीरीज में लगा दें, सबको 5-5 वोल्ट मिलेगा। 5 वोल्ट का मतलब 2 बैटरी। आपने 20 डिवाइस लगा दी तो एक बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी से क्या तुम एसी चला लोगे? 220 V अगर लॉ ऑफ पोटेंशियल लगाएं तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 तो सब में बढ़ जाएगा और 220 ही आ रहा है यहाँ से। तो बोलो मैं 9 वोल्ट से क्या एसी चलाऊं तो क्या चल पाएगा? तो क्या वो फुल एफिशिएंसी पे काम करेगा? बिकॉज वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एप्लियंसेस, इस वजह से ना। और तीसरी चीज, इफ वन एप्लियंस गोस फॉल्टी then circuit opens और क्या होगा? Other appliance will not work. अगला देखें D. How does the resistance of wire vary with area of cross section? So resistance of wire is inversely proportional to of wire is inversely proportional to area of cross section. ठीक है, if area of cross section increases then resistance decreases. Section of wire increases, then resistance decreases. मोटा wire, thick wires have less resistance. सर हाँ, तो फोर्थ पॉइंट वाज डी और कौन सा? डी होगा। That is D. अगला देखें, wire, copper and aluminum wires usually employed. So copper has low resistivity. So low resistivity. So it is widely used in domestic wiring. However, copper is heavier, बहुत heavy होता है. So on poles, if copper wire is used, then due to load, it may hang or break at the terminals. बहुत भारी होता है, तो इसलिए बाहर नहीं यूज कर सकते। यहाँ तो सपोर्ट कर करके लगा देंगे, बाहर इतना मोटा कॉपर लगाओगे तो बहुत भारी हो जाएगी। However, जो कॉपर मेटल क्या है, is quite heavier. So it cannot be supported between poles. So for power distribution, from power station to city or village, from power station to
सिटी एंड डोर टू डोर जो भी हम लोग सप्लाई देते हैं, थिक एल्यूमिनियम केबल्स आर यूज्ड। As it is quite lighter, so it is less denser या lighter and third best conductor in metal। ये तो हमें मालूम है, तीसरा कौन सा है? थर्ड बेस्ट कंडक्टर। सर बोलो। सर जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है सर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोलिजन्स ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता ही चला जाएगा, ये देखिए जैसे ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर जैसे जैसे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गर्म भी करने लग जाओ, इसको हीट करो, तो बोलो क्या ऐसा करने से इनके बीच में ऑसिलेशन बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेंगे, तो उनके टकराने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी या उनके वो जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो ऐसे केस में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो उनको एक तरफ ले जाती है, तो ऐसे केस में कोलिजन्स आर मोर देन द करंट विल बी लेस, तो वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। हाउएवर अगर इसको बहुत कूल कर दिया जाए, ऐसा रशिया में किया गया था, चेरनोबिल में 4 केल्विन पर कूल कर दिया गया, दैट इज -269 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये सारे एक ही जगह सेट हो गए, और जो करंट गई यहाँ से करंट भेजी, कैसे करंट भेजी देखो, ऐसे करंट भेजी, अब करंट भेजने के बाद एक बार जब करंट भेजी तो इस तार को खट से मोड़ दिया, अब मोड़ने के बाद सैली हटा दिया, ऐसे जोड़ दिया, तो इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर में वो उसी रास्ते से जाएगा और कभी नहीं टकराएगा, और 3 साल तक ये लगातार उसमें करंट अपने आप ही फ्लो करती रही, ठीक है कि नहीं, और फ्लो करती रही, फिर वो एक बार हीलियम नहीं ला पाए ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तभी बंद हुई। तो सुपर कंडक्टर से होते हैं जिसका रेजिस्टेंस ही 0। अगर सुपर कंडक्टर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बना सके तो दुनिया में ये क्रांति हो, जिस पर अभी प्रयास किया जा रहा है। -125 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच नहीं था तो दुनिया ही बदल जाए। फिर समझ में आ गया ना आपको कि बहुत ज़्यादा कोलिजन्स की वजह से। और ये जो रेजिस्टेंस का मैंने फार्मूला भी आपको बताया था, R1 1 + अल्फा डेल्टा टी, इनका डिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर जैसे जैसे बदलेगा रेजिस्टेंस बदलेगा। इस चूंकि अगले क्लास का, इसलिए हमें ज़्यादा इससे लेना देना नहीं, ठीक है। सर हाँ बोलो। मेरा समझ में नहीं आया सर, क्या? ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। अगर एक की रजिस्टिविटी Ag की देखो तो 1.6 × 10⁻⁻8 ओम है, और रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की देखो तो 10⁻⁻8 ओम है, और रजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम के देखेंगे तो ये 5.9 है ओम। और ये कितने डिग्री पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पर ये रजिस्टिविटी दी गई, सही है। हम Ag इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ये बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, कॉपर यूज़ कर सकते हैं घर में, कॉस्ट की हमें चिंता नहीं होती है, हम चाहते हैं बेस्ट यूज़ हो। तो सिल्वर बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बाहर अगर यूज़ करेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम है ये बहुत लाइटर है, और जबकि कॉपर 9.8 टाइम्स हैवियर है जो वाटर से, यानी अगर इसका देखें तो रिलेटिव डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2.1 है रिलेटिव, वाटर से सिर्फ इतना ही भारी है। तो बताओ बाहर अगर पोल से पोल के बीच में तुम कॉपर बांधोगे और वो कॉपर ऐसे लटक जाए तो क्या ये ठीक लगेगा तुम्हारे सर के ऊपर से? सही लगेगा? वो तो लटक ही जाएगा। तो इस वजह से हम टर्मिनल से टूट भी सकता है भारी होने की वजह से, मास की वजह से। तो बाहर पोल से पोल जो भी बांधा गया सब एल्यूमिनियम, क्योंकि हमें बाहर उस पोल पे सिक्योर नहीं हो पाएगा, महंगा भी है। और कॉपर जरा से कॉपर के लिए ये कबाड़ी वाले घूमते रहते हैं, कॉपर का बर्तन दे दो, ये तो चोरी करके ले जाएंगे।
एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है, सही है, कॉपर बहुत महंगा है। हमारा देश बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 है, A, 2, 3, जो कि एवं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। अगला देखो, कुछ और चीजें बतानी है। चलिए एग्जाम्पल 11.10 फिर से देखो, क्योंकि कुछ सवाल KB1 वालों ने नहीं किए, उसको हम करा दें 3-4 सवाल एक्स्ट्रा। नाउ इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वोल्ट। दो केस है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होगा कि इसमें बीच में नॉब होता है, और नॉब क्या करता है, ये किसी न किसी मैक्स और मिनिमम पे चलता है कि नहीं चलता है, कभी लिनेन पे चलता है। तो इन्होंने कहा कि अगर 840 वॉट पे चलाया जाए तो ये सूती चादरों को, लिनेन को हीट कर देगा। 840 वॉट पे कॉटन की चादरों को ये प्रेस कर सकता है। W क्या है? P क्या है? पावर, और इसमें क्या है, अब 360 पे भी चलाया जा सकता है, जबकि लाइन वोल्टेज कितना है बताओ, 220 वोल्ट। और दूसरा केस क्या है बताइए, पावर कितनी दी गई है, 360 वोल्ट, जबकि आप सिल्क के कपड़ों को प्रेस करें, सिल्क के कपड़ों में कम पावर लगेगी, वो मिनिमम पे चलेगा, तो वोल्टेज कितना होगा 220। तो दोनों ही केस में करंट भी बतानी है, रेजिस्टेंस भी बताना है। दोनों ही केस में क्या बताना है, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट के लिए जो सुना क्या करें, बताया करो, क्यों नहीं बताती। P is equals to VI, तो 840 it is 220 into I, तो I क्या हुआ 840 अपॉन 220, 0 से 0 कटा, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 42 और 11, इसको कैलकुलेट करो, 3.6 समथिंग आएगा क्या, कितना आएगा 3.61, 3.81 एम्पियर, इतना आ गया। अब रेजिस्टेंस कैसे निकाले वंदना, ओम्स लॉ से I आ चुका है, V आ चुका है, तो R क्या होता है, V बाई दैट इज अगेन ओम्स लॉ, तो V 220 है, I कितना आया है, चाहे तो 42 बाई 11 लिख दो, क्योंकि अब डेसिमल में हम कहाँ डिवाइड करते फिरेंगे, ये ज़्यादा ठीक है, एक बार डिवाइड कर लेंगे, तो दैट इज 42 बाई 11। ये I उसी समझ में आया, देखो I की जगह लिख दिया, ये 11 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 220 इंटू 11 बाई 42। तो अब इसमें 2 से किया तो 21, और ये कितना आया 110, तो 110 को करो 1210 और 21, अब 21 से करिए, किसी का कॉल आ रहा है नंबर से, बंद करो उसको, नहीं तो वीडियो ही बंद हो जाएगा। 2 बार से कॉल आ रही सही है, अब तुरंत बंद कर देना फिर वीडियो। अब वो फ्लाइट मोड पे लगाया नहीं ना आपने, है, लगा दो क्या, अब लगेगा तो फिर वीडियो बंद हो जाएगा, पता नहीं। 21 देखो, तो ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 105, तो ये कितना हुआ 16, 160 आ जाएगा 50, 2 सत्ते 14, ठीक है। 57 पॉइंट कितना है 57.61, ये बात समझ में आई। एक बार P इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार आ चुका है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक बार P इज इक्वल टू VI लगा दो, एक बार ओम्स लॉ, आसान सा सवाल है। अगला देखो, इसमें क्या करो, ठीक है, नोट कर रही हो ना राशि, ठीक है। अब अगला देखो, P इज इक्वल टू VI, तो 360 इट इज इक्वल टू 220 इंटू I, 360 अपॉन 220, इससे I निकालो, दैट इज 11, 18, 11 से अब 18 में दीजिए 1.64, so that is 1.64 एम्पियर। और अब इसमें R कैसे निकालें ज्योत्सना, बोलो
V/I, अभी और पूछेंगे आपसे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दैट इज इक्वल्स टू, वैल्यू प्लेस करिए, So 18/11, तो इससे क्या आ जाएगा बताओ, इंटू 11/18, इसको 2 से कट करो, 110, और ये कितना आ गया, तो ये हो गया 1210/9, कितना आ गया 134, 4.15, और ये ओम्स में आ जाएगा। इंटेक्स क्वेश्चन पे भी आ जाओ, 216 पेज या 188 होगा, नहीं को 188, इसके 3 सवाल बाकी हैं। Sure. Now. अब देखो, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. In test question. 188. Page 188. तो कह रहे हैं कि 1 ओम और 10 to the power 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। 1 ओम और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। जरूरी नहीं पैरेलल कनेक्शन के लिए बैटरी से दिखाओ, ऐसे भी दिखा सकते, ये अपने आप में कंप्लीट डायग्राम। अब देखो, तो 1/RP इट इज इक्वल टू, दिस इज द केस 1, 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/1 और 1/10 to the power 6, तो 10 की पावर 6 यहाँ ले लो, और 1 से 10 की पावर 6, ये 10 लाख होता है। 1 से 10 लाख में डिवाइड करो तो 10 लाख, और 10 लाख से 1 मल्टीप्लाई करो तो 10 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, और 10 लाख से 10 लाख में डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। तो इट इज 1 2 3 4 5 6 में 1 ऐड करो, 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, अब दोनों तरफ पलटो, इधर भी पलटो और इधर भी, तो आरपी कितना आ जाएगा 0 0 और अपॉन उस, अब इसमें उस दिन अंकुर रात ने किया था तो 0.999, कई 9 आ गए, 6 9 आ गए थे ना, और उसमें 3 आए थे और फिर 0 आया था। अब सेकंड केस देखो, दैट इज 3 रजिस्टर्स हैं, थ्री रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। तो एक 1 ओम का है, एक 1000 का है, और एक 10 to the power 6 का है, 10 to the power 3 ओम और 10 to the power 6। So 1/RP, 1/R1, 1/R2 और 1/R3, 1/1, 1/1000 और 1/, अब देखो इसका एलसीएम लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, इससे इसमें डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 4 5 6, इससे करोगे तो 3 जीरो आएंगे, और इससे करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी में 3 चीज ऐड करो, 1000 भी ऐड करो तो 1 आएगा, 2 जीरो, फिर 1 आएगा, फिर 2 जीरो, फिर 1 आएगा, अपॉन 6 जीरो। अब दोनों तरफ पलट दो, 1/RP इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो RP कितना आ जाएगा, तो दैट इज 0.999। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो,
इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, a toaster of 50 ohm and a water filter are connected in parallel. लैम्प 100 ohm का है, वाटर फिल्टर 50 ohm का है, और तीसरी चीज क्या है? That is water filter 500 ohm, और टोस्टर 50 ohm. जो डिवाइस सबसे ज्यादा पावरफुल होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि वो करंट को उतना ही इनवाइट करेगा. अब ये देखो, वाटर फिल्टर को तो ज्यादा करंट नहीं चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, वो कहेगा थोड़ी करंट आ जाए. ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा तो नदी वहां बहेगी थोड़ी ना, और नदी नहीं बहेगी तो पानी क्या आएगा, पावर क्या होगी. तो जो सबसे कम बाधा उत्पन्न करेगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उसी में सारी करंट जाएगी, ब्रांच करंट, और फिर वो पावर तो फिर I²R होती है. तो करंट के थोड़ा बढ़ने से पावर कई गुना बढ़ जाती है बात कि नहीं. इसलिए करंट इनवाइट करना सबसे बड़ा इशू रहता है. अब देखो इन तीनों को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, और फिर इसके बाद हमने इसे किससे कनेक्ट किया है. देन इट इज कनेक्टेड टू लाइन वोल्टेज. लाइन वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट. सही है, ओके. अब देखिए यहाँ तक की बात हो गई. तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि एज मच एज करंट ले, जो 3 अप्लायंस लेते हैं, व्हाट इज द करंट. कह रहा है कि हम अब ये तीनों हटा के एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो वही करंट ले जो ये तीनों मिलके ले रहे हैं. इस चीज को फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा, और उसका नाम क्या दिया जाएगा, आरपी. जो सेम सर्किट करंट ड्रॉ करे जितनी इसमें ड्रॉ हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, आरपी. और ये भी पूछा गया है कि सर्किट करंट बताओ. ठीक, तो आप क्या करें, आरपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन is Rp, which is also equivalent resistance. अब देखिए 1/Rp क्या होता है. So this is 1/100 और 1/500. 500, so this is 5. इससे करो तो 10, इससे करो 1. 16/500 या 8/250 या 4 से कर लो तो 125. तो 1/Rp की तो ये वैल्यू है, तो Rp की क्या हो जाएगी, 125/4. ये चीज हो जाएगी. तो 4 31.25 ओम. अब आपसे सर्किट करंट भी पूछी जा रही है, तो आपके पास ये भी है, आरपी भी आगे आई निकालना है, तो ओम्स लगा दीजिए. सो V इज इक्वल्स टू IRP. V 220 है, I निकालना है, और RP कितना है, 31.25 भी लिख सकते हो, वरना यही लिख दो. फ्रैक्शन वाला लिख लीजिए. 125/4, so 220 into 4/125, ये I हो जाएगा. इसको कट करो, 5 से कट हो जाएगा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, that is 176/25. वैसे तो 25 7 जा 175 होता है, फिर 1 बचेगा तो 0.4 आ जाएगा, तो 7.04 एम्पियर. तो वो दिस इज द सर्किट करंट एंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर जो आप इलेक्ट्रिक आयरन लगाना चाहते हैं. उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. बाकी के क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं इसमें. फिफ्थ क्वेश्चन देखो वंदना, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो इसी में से. व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, इसको कैसे पता करोगे.
बताओ हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे? बोलो किससे? आर आर और लोवेस्ट चलो अब हमारे पास ये चैप्टर हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना चाहिए कि रिप्रोडक्शन? मेटल एंड नॉन चलो सर न्यू वीडियो लगानी है। लगा दीजिए।